जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 7 पाठ 3 स्वावलंबन, जिसका हम व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम चलेंगे उसके अभ्यास कार्य की तरफ। आइए करते हैं उसका अभ्यास कार्य। इस पाठ के अंतर्गत हमने कुछ विशेष बातों को पढ़ा। क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा संख्यावाची शब्द। संख्या से संबंधित जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, उनके विषय में हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा। और हमने मुख्य रूप से जो पढ़ा, वो हमने पढ़ा स्वावलंबन के विषय में। स्वावलंबन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ के माध्यम से हमने स्वावलंबन की शिक्षा को प्राप्त किया। और आइए अब चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ पर अभ्यास कार्य में पहले प्रश्न में संस्कृत में गिनतियों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, वह शब्द यहाँ दिए गए हैं। मतलब जो संख्याएं होती हैं उनके संस्कृत शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए इनका उच्चारण करते हैं और साथ ही साथ इनके लिए प्रयोग होने वाले जो नंबर में शब्द होते हैं, नंबर में जो संख्याएं होती हैं, वो भी जानते हुए। सबसे पहले है विंशति। विंशति माने 20। त्रिंशत अर्थात 30। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40। और द्वाविंशति, द्वाविंशति अर्थात 22। द्वात्रिंशत 32। और द्विचत्वारिंशत 42। चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः माने 24। त्रयस्त्रिंशत माने 33। त्रयश्चत्वारिंशत अर्थात 43। पंचविंशतिः अर्थात 25। चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत अर्थात 34। चतुश्चत्वारिंशत माने 44। अष्टाविंशतिः, क्या होगा? अष्टा माने 8, विंशति माने 20, 20 और 8 28। अष्टात्रिंशत अर्थात 38। और सप्तचत्वारिंशत मतलब 47। नवविंशति ही अर्थात 29। इसको एकोन त्रिंशत भी कहते हैं, है ना? और क्या है? नवत्रिंशत अर्थात 39। और इसको एकोन चत्वारिंशत भी कहते हैं। पंचाशत मतलब 50। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। उच्चारणम कुरुत, इनका हमने उच्चारण भी किया संख्याओं का और साथ ही साथ इनके नंबर को भी जाना। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या कहते हैं? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखिए। देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को ध्यान से समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। यहाँ पर ना तो ये लिखा गया है कि एक पदेन उत्तरत, ना यहाँ पर ये लिखा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मतलब अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमें थोड़ी यहाँ स्वतंत्रता मिल जाती है। क्या स्वतंत्रता मिल जाती है? कि यदि प्रश्न का उत्तर हमें लगता है एक पद में आएगा, एक शब्द में आएगा, तो हम उसको एक पद में लिख सकते हैं। और यदि हमें लगता है कि पूरे वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, तो हम पूरे वाक्य में भी दे सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर होता कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, तो फिर हम सिर्फ एक पद में उसका उत्तर देते। और अगर लिखा होता पूर्ण वाक्येन लिखत, तो फिर हम पूरे वाक्य में उत्तर देते। यहाँ हम अपनी मर्जी से जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, आइए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? किसके घर में थे? हम्म, श्री श्रीकंठस्य भवने। श्रीकंठ के घर में थे।
कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, किसके घर में नहीं था? हम्म कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति के घर में नहीं था कोई भी नौकर। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ के आतिथ्य को किस किसने किया, किसने किया? हम्म कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया उसका आतिथ्य, किसका? श्रीकंठ का। सर्वदा सुख, कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है? स्वावलंबने, स्वावलंबन में होता है, अपने आलंबन में होता है, अपने कार्य स्वयं करने में होता है। श्रीकंठस्य कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गए, कितने बजे गए थे? हम्म पाठ पढ़ा था ध्यान से? अगर पाठ ध्यान से पढ़ा था तो पता होगा कि सुबह के 9 बजे गए, है ना? कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? हम्म अष्टौ कर्मकराः संति। यहाँ पर हमने जो उत्तर दिया है ना, नववादने, हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा-सा और विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि नववादने में कभी कोई ये कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि सुबह के या शाम के, है ना? तो प्रातः नववादने, ये ठीक रहे। ठीक है? आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न। अब जो अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है? चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। कहते हैं चित्रों को गिनकर उसके नीचे के संख्यावाचक शब्दों को लिखिए। मतलब हमें इस चित्र में जो ये चित्र दिया गया है, इसमें कितने घड़े हैं, उसमें कितने आम हैं, उसमें कितनी कैंचियां हैं, इन सबको गिनना है। और इसके नीचे जो जगह दी गई है, यहाँ पर इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। ठीक है? चलिए अब इसको देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस वाली पंक्ति में है 3। 6 को हमने 3 से गुणा किया तो कितने हुए? 18। 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। अष्टादश माने 18। ठीक है? इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 3 पंक्तियां हैं। 7 को हमने 3 से गुणा किया तो क्या हुआ? हुँ? 1 विंशतिः 21। ठीक है? आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 24, है ना? 6 को 24 से, 6 को 4 से गुणा किया तो हो गए 24। तो क्या होगा? चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः अर्थात 24। अब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हुए ये एक तरफ और 3 पंक्तियां हैं। 11, 11, 11 अर्थात कितने हो गए? 33। तो त्रयस्त्रिंशत अर्थात 33। अब आगे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितनी है? 3 पंक्तियां, तो कितने हो गए? 15। क्या बोलेंगे इसको? पंचदश। ठीक है? और यहाँ पर क्या बचता है अंत में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक पंक्ति में है 12 मोमबत्ती और 3 पंक्तियां हैं तो कितना होगा? 12 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? हम्म षट त्रिंशत 36। है? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। कहते हैं मंजूषा से, ये जो मंजूषा दी गई है, इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं, इनके लिए हमें सही पद यहाँ से चुनकर इसके सामने लिखना है।
पहला क्या है 28। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। अष्टाविंशति ही। ठीक है। अब क्या है 30 अर्थात त्रिंशत। फिर क्या आ जाता है 24, क्या होगा? चतुर्विंशति ही। ठीक है। फिर है 50 अर्थात पंचाशत। ठीक। उसके बाद 27, क्या कहेंगे इसको? सप्तविंशति ही। सर्ग आ जाएंगे 31, तो क्या होगा? एक त्रिंशत। और फिर है 40 अर्थात चत्वारिंशत। ठीक है। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 4। और अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कहते हैं चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कहते हैं चित्र को देखकर और मंजुषा से पदों को प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न कक्षा 6 से शुरू हो जाता है और कक्षा 12 तक आता रहता है। इस प्रश्न में हमें करना क्या होता है? इस प्रश्न में एक चित्र हमारे सामने दिया गया होता है और उस चित्र से संबंधित शब्दावली मतलब उस चित्र को व्याख्या करने के लिए उस चित्र से संबंधित वाक्य बनाने के लिए हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं मंजूषा में। मंजूषा में एक तरह से मान लीजिए हमारी सहायता के लिए वो हमें दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये कहते हैं चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ तो ये कहते हैं मंजूषा से ही वाक्य प्रयोग कर लो, मंजूषा से ही शब्दों को लेकर वाक्य का प्रयोग कर लो। लेकिन अधिकतर क्या होता है जब पेपर में इस तरह का चित्र आता है तो वहां हमारे पास ये सीमा निर्धारित नहीं होती कि आपको सिर्फ यहीं से शब्द लेकर वाक्य निर्माण करना है। हम अपनी मर्जी से भी अपने वाक्यों की रचना कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हम इनकी जो इन्होंने प्रश्न दिया है उसी के अनुसार हल कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ मंजूषा से शब्दों को लेकर वाक्यों की रचना कीजिए इस चित्र को बताते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक किसान जो है वो क्या कर रहा है? अपने हल को खेत में चला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रश्न हम या एक वाक्य हम यहाँ पर बना लेते हैं। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये देखिए हमने इन शब्दों का प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे वाक्य पर। क्या है? कृषकौ। ये जो दो किसान हैं क्या करते हैं? कृषकौ क्या कर रहे हैं? खनन कार्यम कुरुतः। कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये जो दो किसान हैं वो खनन कार्य खोदने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद कृषकाः बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं? धान्यम रोपयंती। धान को रोप रहे हैं। धान्यम रोपयंती कृषकाः धान्यम रोपयंती। किसान धान को रोप रहे हैं अर्थात उसको खेतों में लगा रहे हैं। ये बनाए हमने 3 वाक्य। ठीक है। जब भी आप इस तरह के वाक्य बनाएं तो उसमें कर्ता क्रिया का प्रयोग बहुत ध्यान से करें। क्यों? क्योंकि वाक्य निर्माण में और कुछ भी नहीं है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो यदि कर्ता क्रिया का प्रयोग हम सही तरह से कर लेते हैं तो वाक्य रचना तो हम कर ही लेते हैं, फिर वो आसान होती है हमारे लिए। अब आता है अगला प्रश्न। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे दिए गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। यहाँ पर समय दिया गया है और हमें उसको क्या करना है? पदों में लिखना है अर्थात शब्दों में लिख। चलिए, लेकिन हम एक काम करते हैं। पहले ना समय को लिखने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं।
देखिए, अगर हम एक समय को यहाँ पर 4 भागों में बाँट दें, तो ये जो 15-15 मिनट का जो समय होता है, ये जो 15-15 मिनट के समय पर हमने एक पूरे इसको बाँट दिया है। मतलब ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट। अब इस 15-15 मिनट के जो समय को हम क्या कहते हैं, वो समझ लेते हैं। इसको कहते हैं हम सपाद। मतलब जैसे अब मुझे कहना है 12 बजकर 15 मिनट, तो हम क्या बोलेंगे? सपाद द्वादश वादनम। अब जो ये 30 मिनट का समय यदि हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सार्ध, सार्ध द्वादश वादनम। और अगर 12 बजकर 45 मिनट हो जाता है, तो हम इसको फिर क्या करते हैं? फिर हम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पौने 1 बजे, 12 बजकर 45 मिनट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पौने 1 बजे। तो जो पौने 1 बजे का समय होता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं पादोन, है ना? पादोन एक वादनम, ठीक है? अब इसी तरह से हम यहाँ पर पदों का प्रयोग करेंगे। देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 10 बजकर 30 मिनट, यहाँ पर इन्होंने जो पुस्तक में दिया गया है सार्ध द्वादश वादनम, ये द्वादश नहीं होगा यहाँ पर, सार्ध दशवादनम हो, सार्ध दशवादनम। अगर आपकी पुस्तक में भी ये मिसप्रिंट है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं इसको पहले से ठीक कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पुस्तक में ऐसा ही दिया हुआ है। आपको भी करेक्शन करने का मौका मिल जाएगा, वरना आप गलत पढ़ लेंगे, है ना? तो चलिए, अब क्या है, 7 बजे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? सप्तवादनम। 2 बजकर 30 मिनट। अब देखिए 30 मिनट, 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? सार्ध, है ना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम अर्थात 2:30 बजे, है ना? 11 बजे तो क्या होगा? एकादश वादनम, एकादश वादनम। अब आ जाता है 4 बजकर 30 मिनट, मतलब 4:30 बजे। फिर हम क्या लिखेंगे इसको? सार्ध चतुर वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, ठीक है? सार्ध चतुर्वादनम। 1 बजकर 30 मिनट क्या होगा? हुँ? सार्ध 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम मतलब 1 बजकर 30 मिनट। 5 बजे क्या बोलेंगे हम इसको? पंच वादनम। 3 बजकर 30 मिनट सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम, ठीक है? 9 बजे क्या होगा? नव वादनम। 12:30 बजे, 12:30 बजे को क्या बोलेंगे संस्कृत में? 12:30 मतलब यहाँ पर आ जाएगा सार्ध, और 12 को बोलेंगे द्वादश। सार्ध द्वादश वादनम अर्थात 12:30 बजे। फिर आ जाता है 8 बजे, अष्टवादनम, अष्टवादनम। और फिर आ जाता है 7:30 बजे, अर्थात सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्तवादनम। ये होगा 7:30 बजे, ठीक है? इस तरह से हम संख्याओं को जब हम समय के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात। कहते हैं मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर फिर से संख्यावाची शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए। अब हमें क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है और सही संख्यावाची शब्द को रिक्त स्थान में पूरा करना है। जैसे ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं भाई? षड ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं 6 होती हैं। मासाः द्वादश भवन्ति, मास कितने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एक
त्रिंशत दिवसाः भवन्ति। 1 महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। और फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी के महीने में सामान्यतः क्या? अष्टाविंशतिः फरवरी के महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। हाँ, 4 साल बाद 29 भी होते हैं, लेकिन साधारणतः तो फिर 28 ही होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में। द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं, आपके पास भी हैं। ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 7 पाठ 3 स्वावलंबन, जिसका हमने आज अभ्यास कार्य। इससे हमने संस्कृत के संख्यावाची शब्दों को समझा, समय को पढ़ा और साथ ही साथ पाठ में हमने स्वावलंबन। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।